Hello friends, my name is Amit Tripathi and today we are going to discuss a very important topic in child development, and this topic will help you in many questions of CTET exam or your state TET exams. So the name of the topic that we are going to study today is Thorndike's laws of learning, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ सोची और समझी कि व्यक्ति किसी भी कार्य को किस तरीके से सीखता है, या अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को कोई कार्य सीखना है तो उसको किस प्रक्रिया के थ्रू आपको वो चीज़ सिखानी है। तो एज अ टीचर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इस तरह के नियमों को पढ़ें और इनके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, यानी कि जो इसके शैक्षिक महत्व हैं, उनको आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे प्रथम जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में एडवर्ड थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। अगर आप देखें तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक की फ़ोटो है और ये उस एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो है जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। जी हाँ, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, इस डायग्राम में आपको एक बिल्ली दिख रही होगी और इसी भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके एडवर्ड थॉर्नडाइक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक बने जिन्होंने किसी पशु पर प्रयोग किया था। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला, उन सभी निष्कर्षों को सिद्धांतों के तौर पर, थ्योरीज के तौर पर एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की एक किताब में प्रकाशित किया। अगर आप इनके नियम की बात करें तो इनके इस नियम को कई नामों से, कई उपनामों से भी जाना जाता है। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ उपनाम दिए हैं। जैसे कि पहला उपनाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक का मतलब होता है कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव जो आपके आसपास होता है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि रिएक्शन जो आप उस चेंज के आधार पर करते हैं। दूसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म। तीसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चौथा है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इन दोनों को ही ट्रायल एंड एरर मेथड और थ्योरी कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पॉन्स। अधिगम का बंध सिद्धांत या आवृत्ति यानी बार बार का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसमें भोजन जो था वो एक स्टिमुलस था, एक चेंज था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भूख एक चेंज थी, और उस चेंज के कारण बिल्ली ने जो भी अनुक्रिया करी वो उसका रिस्पॉन्स कहलाया या उसका रिएक्शन कहलाया। तो चलिए बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक लोहे का पिंजरा लिया। उस पिंजरे को उन्होंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया कि उन्होंने एक लीवर को उसके अंदर लगाया। उस लीवर को दबाने पर एक मछली उस पिंजरे के अंदर गिरती थी। उन्होंने एक बिल्ली को बंद कर दिया। जब उस बिल्ली को भूख लगनी शुरू हुई, जब उसको भूख लगनी स्टार्ट हुई, तो उस बिल्ली के अंदर भोजन प्राप्त करने की एक ललक जागी। तो ये जो भूख थी ना, यही है वो स्टिमुलस या वो चेंज जिसके कारण बिल्ली को अब भोजन प्राप्त करने की सूझी है। तो अब वो बिल्ली क्या करती है, वो इस पिंजरे में उल्टे सीधे प्रयास करने शुरू करती है। वो इस पिंजरे को काटने का प्रयास करती है, इधर उधर हाथ पांव मारती है, और यही सब करते हुए अचानक उसका पैर उस लीवर से लग जाता है, जिसके कारण लीवर दबता है और पिंजरे के अंदर एक मछली आकर गिर जाती है और बिल्ली उसे तुरंत खा लेती है। अगली बार बिल्ली को जब वापस से भूख लगती है तो बिल्ली फिर से वही उल्टे सीधे प्रयास करना शुरू करती है और लीवर पर पैर लगने पर मछली उस पिंजरे के अंदर गिर जाती है और बिल्ली इसी तरीके से अपनी भूख को मिटा लेती है। यही प्रक्रिया बार 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 दोहराने के बाद बिल्ली को ये बात समझ में आ जाती है कि जब भी उसे भोजन चाहिए होगा वो इस लीवर को दबाएगी और उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ बातें रखीं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको उन्होंने कुछ चरणों में बांटा। जैसे कि पहला चरण था भूख। भूख का मतलब था चेंज, कि जो भी चेंज आपके आसपास होता है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में व्यक्ति को भूख लगी तभी उसने प्रयास करना शुरू किया, इसीलिए उस भूख को उन्होंने उद्दीपक का नाम दिया, यानी कि स्टिमुलस का नाम दिया। लक्ष्य क्या था, भोजन,
और अगर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, मछली। तो भोजन था लक्ष्य, लक्ष्य में बाधा था पिंजड़े का बंद दरवाज़ा। उस पिंजड़े के बंद दरवाजे से बाहर आने के लिए बिल्ली ने करने शुरू किए उल्टे सीधे प्रयास, यानी कि पिंजड़े को काटने का प्रयास करना। संयोग व सफलता, अचानक लीवर पर पैर लगने से लीवर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। सही प्रयत्न का चुनाव, यानी दरवाज़ा खोलने का तरीका बिल्ली को समझ में आ गया था, और जब दरवाज़ा खोलना आ गया तो इस चीज़ को कहा गया स्थिरता। बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियमों की। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए, जिसमें से 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। 3 जो थे वो इम्पॉर्टेंट लॉज थे और 5 उनकी सब थ्योरीज ही थी। ठीक है, तो जो 3 प्रमुख नियम थे हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो 3 प्रमुख नियम थे उनमें से पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक जिसको आप कुछ सिखाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यदि उसके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा ही नहीं है और आप उसे ये चीज़ फोर्सफुली कराएंगे तो वह अधिगम प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। जैसे एक घोड़े को आप तालाब के पास पानी पिलाने के लिए लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने का कार्य तो उसे स्वयं ही करना है, और घोड़ा पानी तभी पिएगा जब उसे प्यास लगी होगी। तो सबसे पहले उस प्यास को जागृत कीजिए, उस भूख को जागृत कीजिए, जिस भूख को लगने पर कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया करना शुरू करे। तो इसीलिए जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी सिखाएं या कुछ भी सिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो सर्वप्रथम उसको उस कार्य के प्रति एक भूख जगाइए। सेकंड जो लॉ है वो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज 2 तरीके से होता है। देखिए, प्रैक्टिस, सबसे पहले बच्चे के अंदर भूख जग गई, जब भूख जग गई तो वो उस कार्य को करना आरंभ करेगा। उस कार्य को करने का आरंभ करने के बाद वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, अभ्यास करना शुरू करेगा। अब अभ्यास करके 2 तरह से चीज़ों को सीखा जा सकता है। जैसे है, पहला है उपयोग का नियम, यानी पुनरावृत्ति का नियम, यानी रिवीजन। जैसे आप अपने कोर्स को एग्ज़ाम से पहले कई बार रिवाइज करते हैं, तब जाके आप उत्तर दे पाते हैं, लेकिन वही कोर्स जब 5 साल बाद आपसे कोई पूछेगा तो शायद आपको वो चीज़ याद ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार रिवाइज करने पर ही वो चीज़ याद रहती हैं। इसके अलावा जो दूसरा अभ्यास का नियम है वो है अनुपयोग का नियम, यानी जिसका हम डेली प्रयोग नहीं करते हैं। ये विस्मृति पर आधारित होता है, आपकी मेमोरी पर। जैसे कि आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने स्कूल, अपने वातावरण को भली भांति अच्छे से जानते हैं, इनका परिचय आपको रोज़ नहीं कराना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, अनुपयोग का नियम। जो तीसरा लॉ है, मुख्य नियम, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, वो है प्रभाव का नियम। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर भूख जगाने के बाद, किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ सीखने की भूख जगाने के बाद और उसका अभ्यास करने के बाद बारी आती है उसके रिजल्ट की। तो देखिए, जो रिजल्ट है वो ये तय करता है कि व्यक्ति उस कार्य को आगे करने की इच्छा रखेगा या नहीं रखेगा। यानी कि आपकी सफलता या असफलता ही बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है किस चीज़ पर, कि आप उस कार्य को पुनः करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप मैथ के किसी प्रश्न में अटक जाते हैं और अटकने पर आपका दिल ये करता है कि नहीं यार, अब हमसे मैथ नहीं होगी, लेकिन यदि वही प्रश्न आपसे होते चले जाएं तो आपके अंदर प्रबल इच्छा रहेगी उसको करते रहने की। तो इसका अर्थ यही है कि आपकी सफलता और असफलता का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। जिस कार्य को करने पर आपको संतोष मिले वो कार्य व्यक्ति बार बार दोहराता है, करता है और सीख जाता है। लेकिन अगर किसी कार्य को करने पर आपको असंतोष मिले तो उस कार्य को करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर से समाप्त होती चली जाती है। चलिए अगली बात करते हैं। जो 5 नियम थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि कई बार व्यक्ति एक कार्य को सीखने के लिए बार बार प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पे पर्यटन लिख गया है, इसको प्रयत्न समझेंगे, ये प्रयत्न है। यानी कि आप किसी भी कार्य को करते वक्त कई बार प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और गलतियां भी करते हैं। तो गलतियां करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उस कार्य को करना छोड़ देंगे। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी किसी बालक के अंदर कोई चीज़ आप सिखाने का, जब भी आप किसी बालक को कोई कार्य सिखाने का, जब भी आप किसी बालक को कोई काम
सिखाने की कोशिश ज़रूर डालिए कि बेटा इस काम को करने के लिए आपको कई बार प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है इन प्रयासों को करते दौरान है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति सीखेगा और किस स्तर तक सीखेगा। देखिए, मानसिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठते समय आपका दिमाग कहीं और है और आप शारीरिक रूप से तो क्लास में हैं परंतु मानसिक रूप से कहीं और हैं, तो आपकी अधिगम प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्थिर होनी चाहिए किसी भी। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है वह एक नए उद्दीपन को या उद्दीपक को जन्म दे सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को एक ही स्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाए तो वह एक नए उद्दीपक को जन्म दे सकती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी बदलाव के होने पर आप कुछ अनुक्रिया करते हैं और उस अनुक्रिया को करने के लिए आप कई तरह के प्रयास करते हैं, तो उसी अनुक्रिया को बार बार अगर आप एक ही स्थिति में दोहराएंगे और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, भले ही वो भूलवश हो या फिर जानबूझकर हो, तो कई बार एक नया उद्दीपक जन्म ले लेता है। तो इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव के नियम में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को सिखाते समय उस कार्य के छोटे छोटे अंश कर लेने चाहिए। यदि किसी का बड़े कार्य के छोटे छोटे अंश करके उसको सिखाने का प्रयास किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसलिए इसको अंश से पूर्ण की ओर भी कहा जाता है, यानी कि जो अधिगम होता है वो अंश से पूर्ण की ओर चलता है, यानी फ्रॉम पार्ट टू होल मेथड। जो अगला नियम है वो है समानता का नियम या आत्मीयकरण का नियम, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। और ये जो शिक्षण सूत्र आप पढ़ते हैं अपनी शिक्षा में, वो यही कहता है क्या कि अधिगम प्रक्रिया हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यानी जो चीज़ बच्चे को पता है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन जो चीज़ आप बच्चे को नहीं पता है आपको बच्चे को वो चीज़ सिखानी है। तो सर्वप्रथम एज अ टीचर यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अ स्टूडेंट नोज। अब जो बच्चे को नहीं पता वो अब आप आगे उसको सिखाने का प्रयास करें, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। किसी नई परिस्थिति में व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वो गुजर चुका है और वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे कि पहले की थी। देखिए, मान लीजिए आप किसी स्थिति में फंसते हैं। उस स्थिति में फंसने के बाद आपको ये स्मरण करना होगा कि आपने ऐसी ही मिलती जुलती स्थिति कब देखी थी। उस मिलती जुलती स्थिति में आपने जो अनुक्रिया की होगी, जो रिएक्ट किया होगा या जो रिएक्शन आपने दिया होगा, वो रिएक्शन आपको अब फिर से करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये चीज़ें चलती हैं, यानी कि विस्मरण पर आधारित, आपकी स्मृति पर आधारित आपके अनुभव ही आपको अपनी अनुक्रिया करने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गए आपके 3 नियम जो मुख्य थे और 5 हो गए आपके गौण नियम। तो हमने 8 नियम पढ़ लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीटेट एग्जाम में आता है वो है थॉर्नडाइक की सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यानी द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। तो देखिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनकी मनोवृत्ति को समझकर ही आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, और यह नियम मनोवृत्ति के बारे में बात बताता है। धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास, कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मनोवृत्ति को समझकर पुराने अनुभवों का उपयोग करके आसानी से सिखाना चाहिए। इससे आपके धैर्य और परिश्रमों के गुणों का विकास होता है, आपके बालकों के धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। आशा, सफलता के प्रति आशा, इसका अर्थ है कि बच्चे के अंदर एज अ टीचर आप ये बात ज़रूर डालें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं हो सकता है उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, यानी कि सफलता के प्रति एक होप आपको अपने अंदर जगाए रखनी है, क्योंकि यदि आप होपफुल होंगे तो बच्चे भी होपफुल होंगे। कार्य की धारणा स्पष्ट, देखिए यह नियम जो है ये सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चा पहले से क्या जानता है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चा पहले से क्या जानता है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से और क्या चीज़ पढ़ानी है। तो इसीलिए कार्य की जो धारणा है, जो टीचर का कार्य है उसकी जो धारणा है वो बहुत ही स्पष्ट होती है। अगला है शिक्षा के प्रति रुचि। शिक्षा के प्रति रुचि का अर्थ है
कि बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि शिक्षा के प्रति एक इंटरेस्ट को जगाया जाए। और पहला जो लॉ था वो यही कहता है क्या, कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, जब तक आपके मन में वो इंटरेस्ट नहीं जागेगा, आप किसी भी कार्य को नहीं सीखेंगे। तो एज ए टीचर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बच्चे के अंदर शिक्षा के प्रति एक रुचि जगाएं। जब ये रुचि जागृत हो जाती है तो फिर बच्चा शिक्षा को ग्रहण करने लगता है। अगला पॉइंट कहता है कि यह विषय गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है। देखिए, मेरा मानना यह है, और थॉर्नडाइक के नियम को पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद मेरा भी मानना यही है, यही रहा है शुरू से, कि थॉर्नडाइक के नियम हमारी सभी भाषाओं, सभी वैज्ञानिक विषय, सभी गणित के विषयों में उपयोगी होता है। यानी कि जीवन के हर एक कार्य में, जीवन के हर एक क्रिया में थॉर्नडाइक के नियम कारगर सिद्ध होते हैं। अगला जो लॉ है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है या शैक्षिक महत्व है, वो ये कहता है कि अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। देखिए, व्यक्ति अपने मिलते जुलते पुराने अनुभवों का प्रयोग करता है आज की अनुक्रिया करने में, तो इसीलिए अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी बच्चों के अंदर किया जाता है। तो इसके साथ ही आपका ये थॉर्नडाइक का नियम खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं इसके क्वेश्चंस को लेकर भी एक नई वीडियो आपके सामने रखूंगा। उसमें हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।